हाय दोस्तों, आपका स्प्रेन जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम मानवाधिकार का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं और लेकर जो पढ़ने चालू कर रहे हैं। देखिए, मानवाधिकार क्या होता है, तो मानव का अधिकार का इसमें बात किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम पार्ट 1 में इसके बारे में कुछ देख लिए थे। अब हम देखते हैं पार्ट 2 में मानव अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल से स्टार्ट करना था और देखना था। देखिए दोस्तों, मानव अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकल है, यानी कि टोटल 30 आर्टिकल है जो मानव अधिकार के अधिकारों का बात करता है। मानव अधिकारों को 30 आर्टिकल है। देखिए, अब उस संविधान के आर्टिकल मत समझिएगा, यह मानव के अधिकारों से संबंधित आर्टिकल है 30। तो यह मानवाधिकार में आता है। 30 आर्टिकल है जिसे अनुच्छेद 30 अनुच्छेद बोलते हैं। तो यह पेपर में मानव अधिकार का एक अलग सा ही अनुच्छेद है, उसको हम देखेंगे। वो संविधान वाला अनुच्छेद मत मानिएगा। और देखिए, जो इसको नहीं जो देखे हैं तो पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा मानवाधिकार से यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड में नहीं आएगा। और एक बात बता दूं, जो भी कोई भी प्रकाशन का पुस्तक ले रहा है, सोच रहा है कि काम हो जाएगा, तो आप इससे भी पहले वाला उनका बुक देख लीजिएगा, जिसका भी, उससे और क्वेश्चन मिला लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना उस बुक से आ रहा है। तो आपको यह कंटेंट लेना ही पड़ेगा, बिना इस कंटेंट का काम नहीं चलेगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, मेन मुद्दा पाते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों? देखिए, आप आर्टिकल फर्स्ट पहले तो आप जन्म लेंगे और जन्म लेंगे तो स्वतंत्रता और समानता की बात करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल फर्स्ट कहता है सभी मनुष्यों को जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। यानी कि सभी मनुष्यों को दोस्तों जन्मजात रूप से जन्मजाते से स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। जन्म लेंगे तो आपको स्वतंत्रता और समानता चाहिए। तो आर्टिकल फर्स्ट यही कहता है कि जन्मजात से स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। आर्टिकल सेकेंड क्या कहता है? तो आर्टिकल सेकेंड यही करता है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि धर्म के नाम पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर भी नहीं होना चाहिए, लिंग के नाम पर भी नहीं कि तुम पुरुष हो तुम मेल हो या जो भी हो, और भाषा के आधार पर कि तुम भोजपुरी बोलते हो तुम हिंदी बोलते हो, इस पर भी नहीं, या वर्ण के आधार पर भी भेदभाव नहीं। यह आर्टिकल सेकेंड कहता है, मानवाधिकार का आर्टिकल सेकेंड कहता है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है देखेंगे। आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है उसी को हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि जो एग्जाम में बार बार आता रहता है और आने का संभावना है, वही आर्टिकल को देखेंगे और वो काम भी आएगा। तो आर्टिकल 4 देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 4 यही बोलता है कि गुलामी से स्वतंत्रता। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? गुलामी से स्वतंत्रता। देखिए, 4 लोग कभी भी गुलाम नहीं हो सकते हैं। जब भी 4 लोग समूह में रहे तो उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता है दोस्तों। वो गुलामी से स्वतंत्र रहते हैं 4 लोग और एक साथ रहे तो। और 2 कहता है आर्टिकल 2, धर्म, जाति, लिंग, भाषा और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट क्या कहता है? सभी मनुष्यों को जन्मजात रूप से स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होता है। और आर्टिकल 7 देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 7, तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 7 कहता है कि कानून की निगाह में सभी समान, बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा देना चाहिए। देखिए तो आर्टिकल 100 से 7, 100 से समान, 100 से 7, 100 से समान। क्या समान? तो कानून के समान सभी लोग समान है, कानून के निगाह में सभी लोग समान है। वह बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा देता है। देखिए, आप 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं तो क्या वो यह कहता है कि आप पांडे जी हैं तो हम आएंगे, या आप यह जाति यादव हैं तो नहीं आएंगे? वह समान रूप से जो भी करेगा फ़ोन सबके यहाँ आता है। यानी कि आर्टिकल 7 कहता है, तो यह तो संविधान की बात हो गया, लेकिन मानव अधिकार में भी मानव आप है। यह नहीं है कि आप किस जाति से क्या है, कुछ नहीं, भेदभाव वह नहीं करेगा। कानूनी रूप से आपको मानव, वह बस आप है तो मानव के अधिकारों का वह रक्षा करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 9 दोस्तों, किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और नज़रबंद और निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यानी कि मनमाने ढंग से मन किया तो अभी जाकर गिरफ्तार कर लिए तो नहीं, मानव का भी अधिकार होता है, उस अधिकार को देखते हुए आप गिरफ्तार करेंगे, नज़रबंद भी करेंगे। यह नहीं कि हम अभी जाकर नज़रबंद कर लेंगे। तो आर्टिकल 9 यही बताता है दोस्तों कि मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 9 तो संविधान वाला आर्टिकल नहीं, मानवाधिकार वाला आर्टिकल 9। उसके बाद आर्टिकल 13 दोस्तों। आर्टिकल 13, तो देश के अंदर कहीं भी आने जाने, बसने, घूमने का अधिकार है। 13 मत कर छेड़ छेड़ छेड़, 13 छेड़,
मतलब किसी को छेड़िए मत, जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, घूम रहा है घूमने दीजिए। आने जाने, बसने के लिए और घूमने का कोई आपको अधिकार नहीं है कि रोक सकते हैं। देश के अंदर कहीं भी आने जाने, बसने घूमने का अधिकार है, आप रोक छेड़ नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो 13 में आने जाने का स्वतंत्रता। छेड़ 14 दोस्तों, आर्टिकल 14, सताए जाने पर दूसरे देश में शरण लेना। यदि आप सता रहे हैं तो उनको अधिकार है कि वो दूसरे देश में भी जा सकता है, यानी कि आपको सताना नहीं है किसी को। आर्टिकल 14 कहता है सताइए मत उसको, मतलब आप अपने साथ रहने का उसको प्रवृत्ति रखिए, और रहना भी चाहिए दोस्तों। देखिए, अगर आप किसी को सम्मान करेंगे तभी वो आपको सम्मान करेगा, तो यह आपको नीति लेकर चलना भी पड़ेगा। आर्टिकल 15 बात करता है राष्ट्रीयता का। राष्ट्र हमारा है तो राष्ट्र की बात करेंगे ही। तो आर्टिकल 15 यानी कि 15 अगस्त को क्या बात होता है? राष्ट्रीयता की बात होता है, राष्ट्र का बात होता है। तो आर्टिकल 15 से ट्रिक बना लेंगे दोस्तों, 15 अगस्त को राष्ट्र का बात होता है, तो 15 राष्ट्रीयता। आर्टिकल 20 दोस्तों, तो सभा समिति करने का अधिकार है आपको। कहीं अगर आप चाहते हैं 20 लोगों को बैठाकर सभा करना या समिति करना, तो आपको निश्चित रूप से अधिकार है, निश्चित रूप से। यह मानव अधिकार का आर्टिकल 20 कहता है कि आप सभा कर सकते हैं, समिति भी कर सकते हैं, आपको अधिकार है, आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 20। और देखिए दोस्तों, आर्टिकल 19 देखना था तो देख लिए, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की आपकी स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 मानवाधिकार का आर्टिकल 19 कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है मानव की। और देखिए दोस्तों, 21 मतदान का अधिकार। यह मत सोचे कि 21 की उम्र में ही मतदान दिया जाएगा आपको। आर्टिकल 21 कहता है मतदान का अधिकार है, मतदान का अधिकार आपके पास है, 21 कहता है। इस प्रकार देखिए दोस्तों, यह मानव अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, जो 13 आर्टिकल है। तो देखिए दोस्तों, यह सब देखते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं कि देखिए, हम लोग अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देख लिए थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखे थे, जिसमें 13 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य थे और 7 पदन सदस्य थे, यानी कि 7 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदन सदस्य थे, और एक अध्यक्ष, यानी कि 13 उसमें थे अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार में। उसी तरह का दोस्तों वो भी 1993 का अधिनियम पर था, 1993 का अधिनियम पर था। यह भी SHRC, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी कि मानव अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यह भी गठित है। मानवाधिकार संरक्षण 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग भी गठित है। यह दोस्तों एक स्वायत्त निकाय है, जो राज्य, यह एक कैसा निकाय है? तो स्वायत्त निकाय है। पूछता है कि राज्य मानवाधिकार कैसा निकाय है? तो स्वायत्त निकाय है। जो देखिए दोस्तों, यह राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो राज्य का तो जरूर ही बात करेगा कि तो राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो भी उल्लेखित मानवाधिकार के उल्लंघन का जांच करता है। कोई भी अगर मानव का अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह राज्य सूची में और समवर्ती सूची में जो दिया है, मतलब राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो मानव के अधिकार को दिया है और वह उल्लंघन होता है, उसका जांच कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो देखिए दोस्तों, तो इसका संरचना किस प्रकार है यह भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यह इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी कि 3 टोटल मिलाकर 3 होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, तो 3 हो गए। तो देखिए, अध्यक्ष कौन बन सकता है? देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, या उसका न्यायाधीश भी रहेगा तो हो सकता है। जो नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो तो होगा, बस केवल न्यायाधीश है और रिटायर है तो भी चल सकता है अध्यक्ष के लिए। और 2 सदस्य जो बताए कि 2 सदस्य बने थे, इनको मिलाकर 3 टोटल इस आयोग में सदस्य होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, तो यह इस प्रकार 3 इसमें होते हैं। और देखिए दोस्तों, एक और बात बता रहे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था उसको, उसमें जो नियुक्ति करते थे राष्ट्रपति करते थे, इसमें नियुक्ति करेंगे, राज्य की बात करें तो राज्यपाल करेंगे।
उसमें प्रधानमंत्री के सलाह पर होता था, इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के मुख्यमंत्री की सलाह पर होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री अकेले ही सलाह दे देते हैं? नहीं, तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। एक मुख्यमंत्री का भी समिति होता है, मतलब समिति मतलब एक कमेटी, जो कमेटी बनता है मुख्यमंत्री वाला, तो उसमें भी कुछ लोग होते हैं। तो मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और कुछ लोग उसमें जो होते हैं उनके सलाह आपस में करते हैं और वह जाकर राज्यपाल को दे देते हैं कि भैया इनको चुनिए, और वो चुन देते हैं राज्यपाल जी। तो देखिए, मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार में 3 लोग होते हैं, उनको चुनने का काम तो राज्यपाल करते हैं। तो चुनते तो ठीक है राज्यपाल है, लेकिन किनके सलाह पर? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब मुख्यमंत्री क्या करते हैं? तो मुख्यमंत्री का स्वयं का कमेटी होता है, वह कमेटी मुख्यमंत्री आपस में सलाह लेते हैं और मुख्यमंत्री जाकर राज्यपाल को बता देते हैं कि भैया इनको अध्यक्ष, इनको सदस्य चुना जाए। तो आखिर मुख्यमंत्री के कमेटी में कौन कौन होते हैं, यह देखना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए दोस्तों, यह देखने से पहले यह देख लेते हैं कि जो इसमें इस आयोग के जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं कब तक रह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं। 3 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं या 70 वर्ष तक, इससे ज़्यादा नहीं। 3 वर्ष या 70। पहले 2000 जो अभी हम पीछे पढ़े हैं 2019 में संशोधन हुआ था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि यह पहले उम्र था 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो चेंज करके 3 वर्ष या 70 वर्ष किया गया। और एक बात था कि पहले जो था ना 2019 से पहले, तो उसमें था कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही रिटायर मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष होते थे। लेकिन इसमें संशोधन करके 2019 वाला में क्या किया गया कि इसमें केवल न्यायाधीश भी रहेंगे तो हो सकता है, यह किया गया। अब देखिए दोस्तों, और देखते हैं आगे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के मुख्य विवरण जैसे कि संरचना आपको बता ही दिए कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और चयन समिति मुख्यमंत्री ही करते हैं, मतलब सलाह देते हैं। तो यह समिति जो होता है मुख्यमंत्री वाला, कौन कौन होते हैं? तो खुद एक मुख्यमंत्री होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं समिति में, और विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता, यह 4 लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं। यही समिति राज्यपाल को सलाह देता है। तो मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता, 4 लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं। और कार्यकाल आपको बता दिया गया है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। यह कब से हुआ है? तो 2019 के संशोधन के बाद यह आया है कार्यकाल, नहीं तो पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष का था। और इनका कार्य आपको बताया गया कि मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले को जांच करता है, जेलों का निरीक्षण करना और मानव अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और सीमा देखिए दोस्तों, इनका क्या है? केवल परामर्शदात्री निकाय है, सीधे दंड देने का अधिकार नहीं है। किसी को परामर्श दे सकते हैं कि भाई इस तरह आप मत करिए, अब यह दंड नहीं दे सकते हैं, यही आप समझिए। और 1993 के मूल अधिनियम में कार्यकाल 5 वर्ष था, 2019 के बाद 3 वर्ष हो गए हैं, यह आपको बताया ही गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार मानवाधिकार को हम लोग देख रहे हैं। तो राज्य मानवाधिकार अभी देखे हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार 26 राज्यों में है, 28 राज्य है, लेकिन 26 राज्यों में राज्य मानवाधिकार लागू हो गया है। राज्य मानवाधिकार उन्हीं मामलों में जांच करता है जो विषय राज्य सूची व समवर्ती सूची में दिए गए हैं। यह बहुसदस्यीय निकाय है, यह आपको बताया गया। एक अध्यक्ष व 2 सदस्य अभी बताया गया है। अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? तो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, यह सब देख लिया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल अध्याय, राज्य मानवाधिकार में कुल अध्याय 8 अध्याय और 43 धारा होता है दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग में 8 अध्याय 43 धारा, 8 अध्याय 43 धारा होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन, यानी कि सरकारी संगठन नहीं है, गैर सरकारी संगठन बताइए कौन सा है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय लंदन में है दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक गैर सरकारी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय लंदन में है। 1961 में इसका गठन किया गया, 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल का, जिसका मुख्यालय लंदन में है। 1977 में दोस्तों, 1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए देखिए दोस्तों, 1977 में पोषण जो होता है खाने पीने के लिए पोषण, उसके खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल मिला था
1978 में यूएन के मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यूएन को क्यों प्राप्त हुआ है 1978 में? क्योंकि यह पोषण के खिलाफ अभियान चलाए थे। बहुत बढ़िया काम किए थे कि पोषण के खिलाफ, भाई मानव का अधिकार है पोषण खाना, और वह नहीं मिल रहा था तो वो अभियान चलाया, वो देख कर सब नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार राज्य मानवाधिकार हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक और डाटा आता है कि UDH4 का अनुच्छेद, यानी कि मानवाधिकार वाला ही है, ह्यूमन राइट अनुच्छेद व्यक्तियों को उनके अधिकार के रूप में राष्ट्रीयता चुनने की गारंटी देता है। तो 15 दोस्तों, 15 से राष्ट्रीयता की बात चुनने की गारंटी कौन देता है? 15 अगस्त को राष्ट्रीयता आर्टिकल 15 बताता है। तो आप देख लीजिए इस तरह। मानवाधिकार के पहले चार्टर साइंस सिलेंडर की कितनी संयुक्त राज्य की आधिकारिक भाषा में अनुवाद किया गया है? तो 6 भाषा में दोस्तों, 6 भाषा में अनुवाद किया गया है। कौन कौन? तो चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, इस प्रकार 6 भाषाओं में किया गया है दोस्तों। विश्व स्तर पर रूजवेल्ट जो चेयरमैन रह चुके हैं मानवाधिकार के, विश्व स्तर पर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष को चुना गया पीसी चांग को दोस्तों, पीसी चांग को उपाध्यक्ष चुना गया। भारतीय मानवाधिकार देख लेते हैं दोस्तों एक नज़र में, बस यही लास्ट है, खत्म हो जाएगा ये भारतीय मानवाधिकार। तो यह एक स्वायत्त संस्था है। एक क्या है? एक स्वायत्त संस्था। इसमें अंतरिम राहत देने का अधिकार निहित है। मानवाधिकार में अंतिम रूप से आपको राहत देने का अधिकार दिया गया है। इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जिसका पिन कोड लागू 1972 में हुआ था दोस्तों। 1972 में राष्ट्रीय मानवाधिकार गैर संवैधानिक संस्था तथा संवैधानिक संस्था है। मानव अधिकार का जनक कौन है दोस्तों? किसको आप पूछ देंगे मानवाधिकार का जनक कौन है? तो प्रोफेसर हेनकिन। प्रोफेसर हेनकिन क्या है? मानवाधिकार का जनक। मानवाधिकार का जनक कौन है? प्रोफेसर हेनकिन। प्रोफेसर हेनकिन क्या है? मानवाधिकार का जनक प्रोफेसर हेनकिन। वर्तमान में मानव अधिकार को 555 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। वर्तमान में मानव अधिकार को 5 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 5 भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। यूपी में यूपी का हम लोग बात करें तो यूपी के बारे में एक नज़र देख लीजिए कि यूपी राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 में हुआ था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। यूपी राज्य का मानवाधिकार आयोग का स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। इस प्रकार दोस्तों मानवाधिकार का टॉपिक खत्म हो गया, और मानवाधिकार से इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा। तो इस तरह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।